हेलो दोस्तों, एलियट वेब फुल कोर्स सीरीज का 5वीं वीडियो पे मैं आप सबका स्वागत करता हूं। इस वीडियो पे मैं आप लोगों को ये पढ़ाने वाला हूं कि फ्लैट करेक्शन क्या होते हैं। इससे पहले ये जो 4 वीडियोस हमने बनाए थे एलियट वेब फुल कोर्स सीरीज के अंदर ही, इस प्लेलिस्ट पे जाकर जो दोस्तों नहीं देखे काइंडली देख लीजिए। इधर हमने डिस्कशन किया था कि जिगजैग पैटर्न क्या होते हैं, एक इम्पल्स वेब क्या होते हैं और ओवरऑल ये एलियट वेब थ्योरी एक्चुअली है क्या। तो इस वीडियो पे हम देखने वाले हैं कि फ्लैट करेक्शन क्या होते हैं। तो इधर हम पहले देखने वाले हैं कि टाइप्स ऑफ फ्लैट करेक्शन बेस्ड ऑन प्राइस, पैटर्न एंड टाइम, यानी कि ये फ्लैट करेक्शन कितना टाइप का होते हैं, कितना कैटेगरी पे हम इसको डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्राइस, पैटर्न एंड टाइम। तो ये 3 टाइप का होता है या 4 टाइप का। मैं इधर 4 टाइप का आपको दिखा रहा हूं। पहला है रेगुलर फ्लैट, दूसरा है इरेगुलर यानी कि एक एक्सपेंडेड फ्लैट, तीसरा है रनिंग फ्लैट एंड चौथा है डबल फेलियर। नॉर्मली एज पर क्लासिकल एलियट वेब थ्योरी आप लोग इसको 3 वे पर ही डिवाइड होते हुए देखेंगे। एक है कि इरेगुलर फ्लैट, दूसरा है इरेगुलर फ्लैट एंड तीसरा है एक रनिंग फ्लैट। तो ये डबल फेलियर क्या होते हैं, इसका रूल्स एंड गाइडलाइंस क्या होते हैं, वो भी हम आखिरी तक देखेंगे। तो इसीलिए वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। तो पहले हम देखेंगे एक रेगुलर फ्लैट क्या होते हैं, इसका रूल्स एंड गाइडलाइंस क्या होते हैं एंड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी हम देखेंगे। तो इधर ये रेगुलर फ्लैट जो है इसका एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन मैं दिखा रहा हूं कि इधर आपको दिख रहा होगा कि ये जो है ये ABC, इस 3 वेब पे मार्केट एक A बनाए हैं, देन ABC करके एक B बनाए हैं जो कि वेब A का यानी कि ये बड़ा वाला वेब A का ऑलमोस्ट 100% या उसके आसपास तक ये रिट्रेस किए हैं एंड देन ये C वेब 5 सब वेब पे एक इंपल्सिव वेब पे नीचे चले आए हैं। तो इसको बोलते हैं एक रेगुलर फ्लैट। तो चलिए इसका रूल्स एंड गाइडलाइंस को देख लेते हैं। रूल नंबर 1 कि ABC आर अप्रोक्सीमेटली 100% ऑफ ईच अदर। तो इसका मतलब ये है कि ये जो B वेब है या C वेब है ये A वेब का 100 के करीब करीब ही रहते हैं। अब क्यों मैं अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं वो भी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। तो चलिए अभी रूल नंबर 2 पे चलते हैं। इट टेक्स ए लॉट ऑफ टाइम। ये जो है ये बहुत ही ज्यादा समय लेते हैं, यानी कि जब जिगजैग बनते हैं तो जिगजैग का काम ही होते हैं कि जितना हो सके कम समय पे जितना ज्यादा परसेंटेज हो सके वो रिट्रेस कर जाए ऑफ द प्रीवियस ये इम्पल्स वेव का। ये होते हैं जिगजैग का काम। बट ये फ्लैट का काम होते हैं बिल्कुल उसका विपरीत। तो ये जो फ्लैट है ये कुछ इस तरीके से चलते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब बस इतना ही है कि ये ओवरऑल एक टाइम वाइज करेक्शन जिसे आप बोल सकते हैं। तो जिगजैग जहां पर ये है एक प्राइस वाइज करेक्शन, तो सिमिलरली इधर ये फ्लैट होते हैं एक टाइम वाइज करेक्शन। ओके, तो रूल नंबर 3 को देखते हैं। इट हैज 335 सब डिविजन, जो मैं ऑलरेडी इधर दिखा चुका हूं कि ये A के अंदर 3 है, B के अंदर भी ये शार्पली बट ये 3 वे भी है एंड देन ये C के अंदर 5 सब वे पे मार्केट डाउन आ चुके हैं। तो ये काइंड ऑफ एन 335 सब डिविजन आप इसे कह सकते हैं। रूल नंबर 4 इट इज ए प्रॉफिट बुकिंग जोन विथ लिमिट ऑर्डर। अब इसका मतलब क्या होते हैं चलिए वो मैं आपको बता देता हूँ। नॉर्मली जब मार्केट एक शार्प इम्पल्स वेव के बाद एक जिगजैग पे बनते हैं तो इधर जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं जो इधर पैसे लगाए होंगे, जो प्रॉफिट पे आ चुके होंगे, वो इधर से एक मार्केट ऑर्डर जो होते हैं एक मार्केट प्राइस पे वो लोग एग्जिट कर रहे हैं। चाहे वो कोई पैनिक होने के कारण हो या फिर कोई दूसरा कारण ही क्यों ना हो, वो लोग मार्केट ऑर्डर पे इधर से सेल कर रहे हैं और मार्केट शार्पली ये फॉल भी कर रहे हैं। लेकिन इधर फ्लैट करेक्शन पे क्या होते हैं कि एक इम्पल्स वेव है, इधर जो भी पोजीशन लिए हैं वो लोग क्या कर रहे हैं कि एक जोन बना रहे हैं। इधर जो भी इस इम्पल्स राइज पे पोजीशन लिए हैं वो लोग इधर एक जोन बना रहे हैं और इसके अंदर एक लिमिट प्राइस के अंदर ही वो लोग अपना जो ऑर्डर है एग्जीक्यूट करके निकलने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसीलिए इधर ना ही कोई आपको प्रॉपर डायरेक्शन मिलते हैं, ना ही मार्केट प्राइस वाइज बहुत ज्यादातर रिट्रेस भी करते हैं। तो इसीलिए इसको मैं बोल रहा हूं कि एक लिमिट ऑर्डर, जो एक लिमिट ऑर्डर पे आप लोग अपना ऑर्डर प्रेस करते हैं तो वो एक लिमिट ऑर्डर पे अपना इधर से एग्जिट करने का कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए रूल नंबर 5 को देख लेते हैं। रूल नंबर 5 ये कहते हैं कि वेब C इज एन इम्पल्स विथ C बिट बिलो देन A, यानी कि इधर जैसे कि मैं ग्राफिकली आपको दिखा रहा हूं कि इधर ये वेब C जो है ये 5 सब वेब में डिवाइड हुआ है, जहां पर इसका 5th वेब यानी कि इसका एंडिंग पॉइंट एकदम A का एंडिंग पॉइंट के साथ सिमिलर है। बट ये हमेशा ऐसा होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इधर वेब C वेब A का 100% तक तो आए हैं, बट ये नॉर्मली जब प्रैक्टिकली हम इसको देखेंगे तब ये कैसा दिखते हैं चलिए वो मैं दिखाता हूँ। नॉर्मली ये अगर सपोज कि आपका वेब A है
तो इसके बाद ये वेब बी के लिए मार्केट ये ऊपर गए हैं, तो उसके बाद नॉर्मली जो आपको बुक्स पे मिलते हैं कि ये वेब ए का जो एंडिंग पॉइंट है उधर तक ही नॉर्मली वेब सी 5 सब वेब पे आते हैं। बट बुक्स पे नॉर्मली ऐसा पैटर्न आपको सी वेब मिलता रहेगा, बट प्रैक्टिकली आप अगर देखना चाहेंगे तो वो 1 2 3 4 5 ऐसा होते हैं। यानी कि ए का जो 100% होते हैं, जो मैं भी बहुत बार बोलता हूँ कि सी और ए एक दूसरे का 100% ही होते हैं, बट प्रैक्टिकली ये इससे थोड़ा सा और नीचे हो सकते हैं, जो कि अराउंड 127% या उससे थोड़ा कम भी हो सकते हैं। तो इस हिसाब से वेब सी ये जो है ये आपको मोस्टली बुक्स पे दिखते हैं या कोई ग्राफिकल प्रेजेंटेशन पे, और ये जो है ये आपको प्रैक्टिकली देखने को मिलेगा। तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि सी वेब वेब ए का एंडिंग पॉइंट से, नॉट लोएस्ट पॉइंट, एंडिंग पॉइंट से ये थोड़ा नीचे जाकर ही क्लोज होते हैं। तो अभी चलिए इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देख लेते हैं। इधर आई थिंक आपको देख रहे हैं कि ये बैंक निफ्टी का 1 मिनट का चार्ट है। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर ये छोटे टाइम फ्रेम पे एलियट वेव काम करते हैं कि नहीं, इसीलिए मैंने जानबूझकर इधर 1 आवर या 1 डे का चार्ट नहीं 1 मिनट का चार्ट ले चुका हूं। तो इधर आई थिंक आपको दिख रहे हैं कि ये 3 सब वेव पे ABC करके मार्केट ने क्या बनाए हैं। इधर 3 सब वेव पे ABC मिलाकर मार्केट ने A बनाए हैं, देन अगेन ABC करके मार्केट ने अपना B वेव बनाए हैं, एंड देन ये 5 सब वेव पे मार्केट ने अपना C वेव बनाए हैं। इधर मैं जानबूझकर जहां पर C वेव एकदम क्लियर है 5 सब वेव ऐसा नहीं लिया हूं, ताकि आपको मैं ये दिखाना चाह रहा हूं कि ग्राफिकली ये जैसा दिखते हैं हमेशा वैसा होता नहीं है। इसको आपको प्रॉपरली समझना पड़ेगा, तभी जाकर आप ये जो सी वेव है ये इधर तक खत्म हो चुके हैं, ये आप इसको देख पाएंगे, ले पाएंगे, एंड देन मार्केट शार्पली ऊपर चला जाएगा। तो ये काइंड ऑफ एन 335 है जो सब डिविजन में मैं इधर दिखा रहा हूं। तो अभी चलिए फ्लैट का दूसरा कैटेगरी पे चलते हैं, इरेगुलर फ्लैट करेक्शन। अब ये रेगुलर फ्लैट और इरेगुलर फ्लैट पे आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा कि रेगुलर फ्लैट पे ये बी वेव वेव ए का स्टार्टिंग पॉइंट के करीब करीब ही रहते हैं, उसके आसपास ही जाते हैं। लेकिन इरेगुलर फ्लैट पे इधर ये जो बी वेव है ये वेव ए का जो स्टार्टिंग पॉइंट है इससे थोड़ा ज्यादा ही ऊपर चले गए हैं, एंड वेव सी वेव जो है ये ए से थोड़ा नीचे ही चले आए हैं। बट रेगुलर फ्लैट की तरह ये भी 335 वेव पर ही रहते हैं। तो चलिए इसका रूल्स एंड गाइडलाइंस को देख लेते हैं। रूल नंबर 1, बी गोज अबव स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेव ए। तो ये जो ए का स्टार्टिंग पॉइंट है इससे ऊपर चले गए हैं, एंड सी गोज बिलो द एंडिंग पॉइंट ऑफ वेव ए। इनफैक्ट इधर सी रेगुलर फ्लैट की तरह नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा नीचे चले जाते हैं। वो कितना % जाते हैं वो भी मैं बताऊंगा, बट इधर एक चीज पे आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए कि बी गोज अबव द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ वेव ए। ओके, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, और सी गोज बिलो, इनफैक्ट मच बिलो द एंडिंग पॉइंट ऑफ वेव ए। ये मैं एंडिंग पॉइंट क्यों बोल रहा हूं, नॉट लोएस्ट पॉइंट, वो भी मैं आपको एग्जांपल के साथ दिखाऊंगा। तो चलिए रूल नंबर 2 पे चलते हैं। सी इज यूजुअली 161.8% ऑफ वेव ए। जैसा कि ये रेगुलर फ्लैट में मैं बोल चुका हूं कि इधर सी वेव ए से थोड़ा नीचे तो आ सकते हैं, बट वो नॉर्मली कितना आते हैं, नॉर्मली वो 127% या उसके आसपास तक ही आ सकते हैं, राइट। उससे भी ये नीचे रेगुलर फ्लैट पे नहीं जाते हैं। बट जहां पर इरेगुलर फ्लैट की बात करें तो उधर सी वेव वेव ए का 161% तक आराम से चले जाते हैं। रूल नंबर 3, बी इज यूजुअली 123.6% टू 138.2% ऑफ वेव ए। यानी कि ये जो बी वेव होते हैं इसका भी तो एक लिमिट होना चाहिए। ऐसा तो नहीं कि ये बी वेव जितना भी ऊपर जाना चाहे जा सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो ये जनरली कहां पर रहते हैं, ये 138.2% से नीचे ही रहते हैं ऑफ वेव ए। अब कभी कभी ऐसा भी दिखते हैं, जो बहुत ही रेयर केस है, बट कभी कभी ऐसा देख भी सकते हैं कि ये जो ए वेव है ए ऐसा आया, बी वेव में भी 161.8% ऑफ वेव ए चला गया, मतलब बहुत ही शार्पली बहुत ही ऊपर चला गया। बट नॉर्मली ये बहुत ही कम होते हैं, इसीलिए मैंने ये 161% की ये बी वेव वेव ए का इतना % जा सकते हैं ये मैं नहीं दिखा रहा हूं इधर रूल पे। तो ये बी वेव 138.2% तक ही नॉर्मली जा सकते हैं, उससे ऊपर जो है वो एक्सेप्शनल केस ही होते हैं। तो अभी चलिए रूल नंबर 4 को देख लेते हैं। रूल नंबर 4 इधर ये बोल रहे हैं कि वेव सी कैन गेट एलोंगेटेड देन 161.8% ऑफ वेव ए। तो इसका मतलब ये है जैसे कि बी वेव के लिए भी एक एक्सेप्शनल केस था, तो सी वेव के लिए भी ये अगर आपका ए वेव है, ये अगर आपका सब उसकी एक बी वेव है, तो सी वेव नॉर्मली बी वेव की तरह सी भी कभी कभी बहुत नीचे तक जा सकती है। ये जो नॉर्मल 161.8% का जो रूल मैं बोल रहा हूँ कि वेव सी वेव ए का 161.8% आएगा,
ऐसा हमेशा जरूरी नहीं, इससे भी नीचे जैसे कि 2.618% या इसके आसपास तक भी ये सी वेव कभी कभी जाकर खत्म हो जाते हैं, जो कि एक एक्सेप्शनल होते हैं। ये इतना भी रेगुलरली नहीं होते हैं। तो आई थिंक इधर ये इरेगुलर फ्लैट करेक्शन क्या है और इसका रूल्स एंड गाइडलाइंस क्या हो सकते हैं वो मैं समझ पाया हूँ। तो अभी चलिए ये इरेगुलर फ्लैट करेक्शन का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो अभी हम चले आए हैं इरेगुलर फ्लैट का एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल पे। ये निफ्टी का 2 आवर का चार्ट है। ये सितंबर अक्टूबर महीने का चार्ट है ऑफ 2022। इधर आपको दिख रहा होगा कि ये 3 सबवे पे ABC करके मार्केट ने अपना A बनाए हैं, देन ABC करके मार्केट ने अपना B बनाए हैं, यानी कि A के अंदर 3 वेव, B के अंदर भी 3 वेव हो चुके हैं एंड देन C वेव के अंदर 5 सबवेव होना चाहिए। तो ये 1 2 3 4 5 करके मार्केट इधर नीचे आ चुके हैं। तो ये 3 3 5 पे एक इरेगुलर फ्लैट बन चुके हैं, जहां पर ये B वेव A से थोड़ा ऊपर गए हैं और C वेव A से कुछ ज्यादा ही नीचे जाकर 161% का जो टारगेट है उसको हिट कर चुके हैं। और जब ये पैटर्न बन रहा था तो तब भी मैंने आप लोगों के साथ प्रैक्टिकली डिस्कशन कर रहा था कि एग्जैक्टली इस जगह के करीब करीब ही मार्केट ने अपना बॉटम बनाएगा और मार्केट ने एग्जैक्टली उस जगह पर ही अपना बॉटम बनाए हैं एंड देन मार्केट इधर से शार्पली अपसाइड जाने का प्रयास किए हैं। तो आप लोग हमारा चैनल पे जाकर ये जो सितंबर महीने का एंड और अक्टूबर महीने का शुरू तक ये जो बॉटम बनाएगा, ये हमारा प्रेडिक्शन कैसा था और कैसे हम इस बॉटम को कैच कर पाए हैं वो भी प्रैक्टिकली जाकर देख सकते हैं। जब ये पैटर्न शायद इधर था या इधर था तब भी हम इसको कैसे पकड़ चुके थे वो भी आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो अभी चलिए फ्लैट का थर्ड कैटेगरी पे चलते हैं। इधर ये है रनिंग फ्लैट करेक्शन। अब रनिंग फ्लैट को आई थिंक आप लोग देख पा रहे हैं कि ये इरेगुलर फ्लैट पे जैसे कि ये A था B था, कुछ उस तरीके से इधर भी ये A है B है, बट इधर C वेव जैसे कि इरेगुलर फ्लैट पे बहुत ही शार्प था, ये से बहुत ही नीचे जा चुका था, बट इधर C वेव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए इसका रूल्स एंड गाइडलाइंस को देख लेते हैं। रूल नंबर 1, वेव B गोज अबव वेव A। इधर वेव A का जो स्टार्टिंग पॉइंट है उससे ऊपर ये B वेव चले गए हैं, जैसे कि इरेगुलर फ्लैट पे हम लोग देख चुके हैं, बट ये जो C वेव है इट डजंट गो बिलो वेव A। ओके, ये वेव A का जो एंडिंग पॉइंट है उससे नीचे ये नहीं गए हैं। रूल नंबर 2, C इज यूजुअली 61.8% ऑफ वेव A। नॉर्मली ये C जो होते हैं ये वेव A का 61.8% से 100% के करीब करीब ही हो सकते हैं। रूल नंबर 3, इट इज एक्चुअली ए C वेव फेलियर। इधर इस वेव C को मैं क्यों फेलियर बोल रहा हूँ, क्योंकि ये B का जो लेंथ है यानी कि जो हाइट है पूरा का पूरा उतना रिट्रेस नहीं कर पाए हैं, तो इसीलिए मैं इसको एक C वेव का फेलियर बोल रहा हूँ। रूल नंबर 4, C शुड शेयर सम कॉमन प्राइस टेरिटरी विथ वेव A। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये आपका वेव A है, ये आपका वेव B है एंड C इधर ही खत्म हो गए हैं, ऐसा नहीं हो सकता। ओके, तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ कि C वेव भी वेव A का जो प्राइस टेरिटरी है यानी कि वेव A का जो एरिया है उसके अंदर आना चाहिए, तभी जाकर एक इरेगुलर फ्लैट बनते हैं प्रॉपरली। रूल नंबर 5, B वेव मस्ट बी द लार्जेस्ट वेव। इधर आई थिंक आपको देख रहे हैं कि इधर सबसे बड़ा कौन है, B वेव सबसे बड़ा है, वेयर A एंड C इज इक्वल ऑलमोस्ट। मतलब ये जैसे कि 61% से 100% तक हो सकते हैं वेव C एंड वेव A एक दूसरे का, स्पेशली C वेव A का 61% या 100% तक जा सकते हैं, बोथ प्राइस एंड टाइम का पर्सपेक्टिव से अगर हम इसको देखें तो। यानी कि ये C वेव A का जो लेंथ है वेव A अगर 100 पॉइंट का है तो C भी ये 100 पॉइंट का ही होगा, या फिर ये 61% भी इसका हो सकते हैं। तो ये इधर या इससे थोड़ा नीचे तक ऐसा आ सकते हैं, बट ये पूरा का पूरा इतना चले आते हैं या इससे नीचे ये होगा नहीं कभी भी। और ये प्राइस वाइज तो है ही, उसके साथ साथ टाइम वाइज भी अगर आप देखना चाहेंगे ये A को बनने के लिए जितना समय लगे हैं ये C भी लगभग उतना ही समय से बन जाते हैं। ओके, तो ये प्राइस के साथ साथ टाइम वाइज भी A और C एक दूसरे का इक्वालिटी के करीब करीब ही रहते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देख लेते हैं। ये है एक रनिंग फ्लैट का एग्जांपल। आई थिंक इधर आपको देख रहे हैं मार्केट शार्पली ऐसा एक इंपल्स राइज दे रहा था, देन मार्केट ने ये A B C तीनों पे नीचे आए हैं, देन अगेन ये A B C करके ऊपर गए हैं, देन ये 1 2 3 4 5 ये 5 सब वेव पे मार्केट नीचे चले आए हैं। बट इधर ये जो C वेव है ये वेव B का पूरा रिट्रेस नहीं किए हैं और वेव A का जो एंडिंग पॉइंट है उससे नीचे नहीं आए हैं। तो अभी तक जो मैं बोलते आ रहा हूं कि ये वेव A का एंडिंग पॉइंट तक होते हैं, लोएस्ट पॉइंट तक नहीं,
या फिर इस बी वेव को देखकर ही आपको कैसे पता चल सकता है कि ये सी वेव फेलियर बन सकते हैं, ये एक रनिंग फ्लैट बन सकते हैं कि नहीं, और इसके बाद ये एक रनिंग फ्लैट बन जाने के बाद क्या होते हैं, चलिए वो भी मैं डिस्कशन कर देता हूँ। नॉर्मली ये ए वेव जो है ये कभी कभी ऐसा बन सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये जो ए वेव का एंडिंग पॉइंट है वो होगा इस लो तक, बट ए वेव का लोएस्ट पॉइंट होगा वो होगा इधर तक। तो ये है आपका ए, ये जो है ये है आपका एक बी वेव, बट ये जो सी वेव है ये सपोज कि इधर से नीचे आ रहे हैं, तो ए का एंडिंग पॉइंट है इस जगह तक, बट ए का लोएस्ट पॉइंट है इस जगह तक। तो ये जो आपका एंडिंग पॉइंट है इससे नीचे आना पड़ेगा एक रेगुलर फ्लैट पे, या इसका लगभग बराबर होते हैं। इरेगुलर पे इससे नीचे आते हैं और थोड़ा ज्यादा ही नीचे चले जाते हैं, लेकिन ये रनिंग फ्लैट पे एग्जैक्टली इधर तक नहीं आते हैं, या इसके ऊपर तक कहीं पर भी इधर या इधर तक रुक जाते हैं एंड देन मार्केट शार्पली चले जाते हैं। तो ये होता है कि एंडिंग पॉइंट एंड लोएस्ट पॉइंट का डिफरेंस, पहली बात। दूसरी बात है कि ये जो बी वेव होते हैं, तो ये बी वेव का मतलब क्या है कि बी वेव जो है ये अगर स्पेशली एक रनिंग फ्लैट है तो ये मोस्टली जो होते हैं जो देखा जाते हैं एक जिग जैग होते हैं, और वो भी बहुत ही शार्प वेव है। तो ये बी वेव अगर बहुत ही शार्प और जिग जैग वेव पे ए बी सी करके ऐसे ऊपर चले गए हैं, तो उसके बाद ये सी वेव भी अगर फेलियर हो गया, यानी कि ए का जो एंडिंग पॉइंट है उधर तक जा ही नहीं पाया, तो इसका मतलब एक ही होते हैं कि इधर से मार्केट जो है ये शार्पली अपसाइड पे चले जा सकते हैं। तो जहां पर बी वेव शार्पली बने हैं, सी वेव भी एक फेल्ड वेव है, तो इसके बाद क्या होगा, ये जो अपना जो इंपल्स राइज हो रहा था उस इंपल्स राइज और शार्पली अपसाइड पे चला जाएगा, यानी कि उस इंपल्स राइज फिर से रिज्यूम हो जाएगा, जो इधर दिखे भी है कि इधर से मार्केट शार्पली उसके बाद ये पैटर्न कंप्लीट होने के बाद आप साइड पे चले गए हैं। तो अभी चलिए नेक्स्ट और आखिरी जो कैटेगरी है उसको भी देखते हैं। नॉर्मली ये जो डबल फेलियर करेक्शन है ये क्लासिकल एलियट वेव के अंदर पे नहीं आते हैं, बट ये जो डबल फेलियर है ये बाद में ग्लेन नीली सर के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है एलियट वेव के अंदर। तो इधर ये डबल फेलियर क्यों कहा जाते हैं, बाकी जो दूसरा जो कैटेगरी है उधर भी उसका नाम पे ही उसका आंसर छुपा हुआ होते हैं। रेगुलर फ्लैट का मतलब है वो रेगुलरली आते हैं, इरेगुलर का मतलब है वो थोड़ा सा कम आते हैं, एंड रनिंग फ्लैट का मतलब है वो एक सी वेव का फेलियर हो रहे हैं। लेकिन ये डबल फेलियर का मतलब क्या है, ये डबल फेलियर का मतलब बस इतना ही है कि इधर रनिंग फ्लैट पे जैसे कि सी वेव फेल हो गया था, इधर आपका वेव बी एंड वेव सी दोनों ही फेल हो गए हैं। तो पहला रूल है कि ये जो बी वेव है ये फेल्ड टू रिट्रेस नॉर्मल परसेंटेज ऑफ वेव ए। तो इसका मतलब ये है कि ये ए वेव का जो लेंथ है उसका 81% तक या उसके आसपास तक ये जाने पर सक्षम नहीं हुआ है, यानी कि बी वेव एक फेल्ड है। नॉर्मली जब हम जिग जैग को देखते हैं तो जिग जैग पे ये अगर ए है तो बी वेव थोड़ा सा जाने के बाद ये नीचे चले आते हैं, बट ये फ्लैट पे ये अगर आपका ए है तो बी वेव लगभग इस ए का पूरा ही रिट्रेस कर जाते हैं। एटलीस्ट 78.6% एज पर क्लासिकल एलियट वेव ये रिट्रेस करना चाहिए। तो अराउंड ये 78% या फिर उससे भी ज़्यादा ये अगर रिट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, यानी कि इधर से या इधर से ही चले आ रहे हैं बी बन के, तो तब जाकर ये कैसा दिखेगा, इट विल बी ए बी वेव का फेलियर है। सिमिलरली सी वेव अगर रनिंग फ्लैट की तरह सी वेव भी फेल हो गया और बी भी फेल हो गया, तो तब जाकर ये कहलाएगा एक डबल फेलियर। तो इधर सी वेव भी आई थिंक आप लोग देख पा रहे हैं कि सी वेव फेल्ड टू रिट्रेस 100% ऑफ वेव बी, जो कि एक रनिंग फ्लैट की तरह ही है, एंड बोथ बी एंड सी वेव गेट्स फेल्ड व्हेयर इन रनिंग ओनली सी वेव गेट्स फेल्ड। ओके, तो इधर बी और सी दोनों ही फेल हो गए हैं, तो इसीलिए आप इसको डबल फेलियर भी बोल सकते हैं। तो अभी चलिए इसका भी एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखने का कोशिश करते हैं। इधर ये जो ए वेव है ये 3 वेव पे आए हैं, बी भी 3 वेव पे चले गए हैं। इधर आई थिंक ये क्लियर है कि बी इज लेस देन 81% ऑफ वेव पे, यानी कि बी को मिनिमम एक जो रिट्रेसमेंट होना चाहिए उतना ये गया नहीं, और ये सी वेव जो है ये भी फेल्स टू रिट्रेस ऑल ऑफ वेव बी, यानी कि वेव सी भी एक फेल्ड वेव भी है। तो इससे बस इतना ही साबित होते हैं कि कभी कभी वेव बी एंड वेव सी दोनों ही एक साथ फेल हो सकते हैं, तब जाकर ये एक डबल फेलियर कहलाएगा। तो दोस्तों आप लोग बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग लाइक और कमेंट कीजिए, और कोई पॉइंट पे डाउट रह गया तो ऑब्वियसली आप लोग कमेंट कीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो पर उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।